देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये कितना भयावह दुख है ये। बिल्कुल और वो दुख इतना है कि उनसे निकल ही नहीं पाते जीवन भर। मुझे लगता है कि उनको दुख को लिखकर मैं मुक्त भी होता हूँ। तो मैं एक वाक्य अक्सर कहता हूँ कि दुख कभी भी स्मरणीय नहीं होता। आपने कहा ना कैसे लिखते हैं, तो दुख कभी स्मरणीय नहीं होता, वो तकलीफ दे ही होता है। स्मरणीय होती है कि उस दुख के भीतर से जो लोग जी रहे हैं या मैं खुद निकल के आ रहा हूँ, तो उसमें वो जो संवेदनशीलता है, वो जो उन दुखों के बीच से निकलते हुए जो संवेदनशीलता या मनुष्यता, मानवता जो बची हुई है, वो स्मरणीय है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात कही। वो लिखने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि इस बहाने लोगों को पता चले कि तमाम इनके बीच भी, इनके लोगों के बीच, इन दुख तकलीफों के बीच भी जीने की कैसी विकट लालसा है, ये लस्ट है या जिजीविषा है, ये मुझे थोड़ा। बिल्कुल सर आपने जो ये कहा ना कि भाई आपके आसपास जो चीज़ों को देखते हो, ठीक इसी तरीके से आपकी कहानियों में, आपकी रिपोर्टाज में जो पात्र है ना, आप पात्रों को, आपके पात्रों का ढंग से अगर देखा जाए उनको, तो ऐसा लगता है कि हाशिए के लोग हैं। और हाशिए के लोगों पर बहुत कम लिखा गया है हिंदी साहित्य में। लिखा गया तो बड़ी सतही तौर पे लिखा गया। जैसे मस्जिद के बाहर जो फ्रूट्स बेच रहा है अब्दुल, और MI रोड पे फूल बेच रही है, या कोई दांत ठीक कर रहा है, चश्मा ठीक कर रहा है, आप भिखारियों पे आपने लिखे। तो आप, और अच्छा, पात्रों को भी आप इस तरीके से उभारते हो कि जैसे उनके भीतर से, उसके पास में जाके आपने उन पात्रों से सब कुछ का कहलवाया हो। तो आप किस तरीके से ऐसे, आप किस आंख से देखते हो, कैसे आप पात्रों को उठाते हो? नहीं, असल में ऐसा है कि तो सब आप भी वैसे देखते हो जैसे मैं नहीं, पर पात्र जो चयन करते हो ना, और पात्र असल में मतलब चयन क्या करना, उसे किताब का भी आप उदाहरण देते हो ना? मैं पता नहीं, मेरे क्या है कि नजर ही वहीं जाती है। और ये नजर जाने का पीछे एक कारण मुझे लगता है कि ये है कि मेरे जो भीतर जो है बेचैनी जो होती है, मैं उनको देख के होती है, तो मुझे तसल्ली भी उन्हीं के बीच जाके मिलती है। जैसे आज भी मैं कहीं परेशान होता हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं अपना उठ के स्कूटर निकाला, ऐसी जगह चला जाता हूँ, प्लेटफॉर्म पे चला गया, बस स्टैंड पे चला गया, और फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना उनके बीच। दूसरा देखने का तो यह है कि मतलब लिखना तो मेरा खैर शुरू से, मैंने पेंशनर्स पे लिखा था जो बूढ़े थे, एक सामान्य चौकीदार टाइप के आते थे। फिर उसी दौरान क्या मेरा, हालांकि तब तक राजाराम बहादुर से मिलना नहीं हुआ था, और मैं लिखना, तो राजाराम उन दिनों भरपूर रहता था। अच्छा, हम प्रत्यक्ष नहीं मिले थे, लेकिन ये था कि हमारा संवाद ऐसे था कि जैसे लंबे समय से जानते हो। और हम पूरे जो साहित्यकार थे उन सबको बताते थे भी भरपूर जाए राजाराम से मिलना है, राजाराम के जाए सत्यनारायण से मिलना। उस दौरान उसने एक किताब भेजी मेरे लिए, हम भी जिंदा हैं, अनिल अवचट की मराठी की किताब थी। क्या नाम है सर? हम भी जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं, अनिल अवचट की। और वो पेशे से डॉक्टर थे, मेरी तरह नकली नहीं, असली वर्ड। तो वो क्या थे कि उनकी किताब पढ़ के मुझे लगा, फिर मुझे पढ़ के फिर मैंने लगातार खूब लिखना शुरू किया, और एक तरह के इस तरह से मैं लिखने लगा। और रही अब दृष्टि की बात है या किस तरह देखते हैं, ये तो मुझे लगता है कि हम सब, मैं एक उदाहरण और देता हूँ, ताजा ही देता हूँ। लॉकडाउन हो गया, सब हो गए थे, एक दिन अखबार से मेरे पास फोन आया कि साहब हमारे लिए टीचर लिखे रिपोर्ट। अच्छा, मैंने लिख दिया, रिपोर्ट कार्ड लिख दिया। अच्छा, छप भी गया, वो बड़ा अच्छा, घर के रास्ते पर। बाद में एक और लिखे, छप गया, प्रतिक्रिया भी अच्छी आई संपादक ने का। लेकिन मुझे लगा कि लॉकडाउन में फिर कहोगे आपके नजर के, मैंने लगा कि पागल कहाँ गए होंगे। अच्छा, जोधपुर में काफी पागल हैं, हालांकि मैं भी होते बस कई लोग कहते भी हैं कि आदत है, तो मैंने कहा था मान लो पूरा तो रहने दो। तो मैंने देखा ये कहाँ गए हम। एक खानाबदोश परिवार था, उन्हीं दिनों आबू से कहीं से आया था आदिवासी, और ये हमारे मेरे घर के आगे जेडीए के पास रहते थे। छोटा सा बड़ा अच्छा परिवार, एक बच्ची दिन रहते छोटी सी करती थी।
तो मुझे लगा कि ये लोग कहाँ गए होंगे। तो मैंने एक रिपोर्टाज लिखा कि उचटे हुए लोग कि जिनका कोई घर नहीं है। फिर बाद में भी जब लॉकडाउन खुल गया सब घर जा रहे हैं, ये मैंने कहा पहले तो वो गए कहाँ होंगे। लिखा, फिर मैंने समाचार पत्र को कहा तो उन्होंने कहा साहब ये नकारात्मक है। तो इस तरह से नजर। अच्छा, तो मुझे लगता है कि कोरोना के समय जितनी भी कहानियां लिखी गई, कविताएं लिखी गई और संस्मरण के टाइप के रिपोर्टाज लिखे गए, लेकिन उन पागल लोगों की चिंता शायद ही किसी ने की होगी। तो इस तरीके से जो आपकी आम जाती है ना, वो एक अपने आप में। अच्छा सर, रिपोर्टाज से याद आया कि आप कहानी में पहले आए या फिर कहानी के बाद रिपोर्टाज लिखने शुरू किए? असल में कहानी पहले लिखी। अच्छा, आपने कहानी, तो अच्छा कहानी से रिपोर्टाज में कैसे आए? असल में क्या था कि अब ये मुझे कई बार कहते जैसे हरिनारायण जी भी कहते हैं कि तुमने कहानियों की मेरे रिपोर्टाज पढ़ के भ्रूण हत्या की। तो मैंने कहा कि हालांकि पहले मतलब शुरुआत में रिपोर्टाज ये आगरा में थे, विकासशील भारत में इन्होंने छापा। फिर मैं कहता भी हूँ कि भाई आपने कहते हो कहानियाँ की भ्रूण हत्या की, तो मैंने कहा कि लेकिन कॉलम भी आपके में आपने लिखवाया, इसलिए मैं लिख भी नहीं पाता इतना। और रही आने की बात, तो मुझे लगता है कि कहानियों का एक अनुशासन होता है। अच्छा सर, कथ्य का तो नहीं होता, लेकिन शिल्प का एक अपना एक अनुशासन होता है। और मेरे जो कैरेक्टर है, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कल को ये भी समझ लेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरे पास इतने पात्र होते हैं, इतने उनके अनुभव होते हैं, उन पात्रों को वो मेरा एक तरह से पीछा करते हैं कि अच्छा। हम तो रह गए। जय मेरे जय बूढ़ी बामणी हो, जय इदरीस हो, जय हर्षा दादा हो। अब ये कुछ कहानी इनको कहते हैं कहानियां। तो मैं इसलिए रिपोर्टाज में आया कि मेरे पास कैरेक्टर्स बहुत थे, और मैं उन कैरेक्टर्स को कहीं भी जाता तो अपने दर्ज कर लेता। अपने मतलब कागज नहीं होता तो अंदर भी खूंटियां होती हैं, उन पे टांग लेते। और फिर कभी समय आता लिखने का तो उनको, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरी रिपोर्टाज में आया। अच्छा सर, जैसे आप एक ये कह रहे हो कि रिपोर्टाज में आपने उन पात्रों को या उन चीजों को लिया जो कहानी का जो अनुशासन है उसमें फिट नहीं बैठ सकते, इसलिए आपने उन चीजों को रिपोर्टाज में कन्वर्ट किया या उसमें लिखा। ये अच्छी बात। और आपने कहानियां भी लिखी, कविताएं भी लिखी, और रिपोर्टाज लिखे, संस्मरण लिखे, डायरी भी आपने लिखी। आपकी 2 डायरियां आ चुकी है, पहली तारीख की खंजड़ी और अभी दुख किस काम लेकर। तो आपने इतना सब लिखने के बाद भी ऐसा लेखक के पास क्या बचता है कि जो उसको अपने डायरी में लिखता है, या उसको लिखने की जरूरत महसूस होती है? असल में इसका अभी जो कहानी रिपोर्टाज है तो हमारा भाई ही होता है। अच्छा, ये हमारा भाई होता है। अच्छा, ये हम जो बाहर देखते हैं, और ये हमारा निज होता है डायरी, हमारा निज का गोपन होता है। ये भी एक अलग बात है कि उस गोपन को हम कितना उजागर कर पाते हैं। तो डायरी में बचने की बात है कि वो तो बाहर का जो होता है वो हम उस तरह से उसको भी अंदर महसूस तो करते हैं, लेकिन ये डायरी तो हमारा खुद का अपना निजी भोगा हुआ एक तरह से कह लो अनुभूत जीवन होता है। संसार भी नहीं कहेंगे, हमारा अपना भीतर का एक गोपन होता है। मुझे काफका का एक पंक्ति याद आती है। काफका डायरी काफी लिखी है उन्होंने, दोस्तोयेवस्की ने। तो काफका ने एक जगह लिखा है, फेलिस को लिखा है, पत्र में लिखा है कि फेलिस, मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे कंधे पे या छाती पे सिर रख कर रो, लेकिन मैं कभी रो नहीं पाया। मतलब उसका कारण ये थी कि मतलब नहीं मिल पाया या जीवन में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन डायरी में मैं खूब रोया हूँ इस बार। तो मुझे लगता है कि मेरी डायरी भी मेरा अपने रोने का ही है, क्योंकि मुझे कई बार कई लोग कहते हैं कि डायरी में तुम ज्यादा अवसाद या दुख है, तो मुझे लगता है ये बात इससे स्पष्ट होती है। अच्छा सर, आपने डायरी लिखी, डायरी के साथ साथ आपने केंद्रीय साहित्य अकादमी का डायरी का जो इतिहास है वो भी आपने लिखा? हाँ, डायरी का इतिहास लिखा। अच्छा, आपने सर डायरी का इतिहास लिखा और कहानी, कविता। मैं आपको ये बता दूं, उससे पहले वहाँ के इतिहास में डायरी के बारे में लिखा ही नहीं गया। अच्छा। और वो पहली बार डायरी के
बारे में वो जोड़ा गया। अच्छा सर, इतनी विधाओं में आपने लिखा है, आपने कहानी पे लिखा, कविताएं लिखी है, रिपोर्टाज लिखे हैं, डायरी लिखी है, तो आपको अपने आप को अगर किसी एक विधा का बताना हो, या फिर आप अपने आप को किस विधा के करीब पाते हैं, अगर ये बताना हो? असल में ये तो बड़ा कठिन भी है। हाँ सर। हालांकि मुझे कभी भी मान लेते हैं कभी गलती से कविता संग्रह है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपना जो मेरा शुरुआत जो था ना, मैं अपने को कहानीकार ही ज्यादा मानता है ना। कहानीकार के बतौर ही मुझे पहचान भी मिली, और फटीजेब से एक दिन विशेष रूप से वो एक बेरोजगार का कह लो, एक अलग उससे ज्यादा पहचान मिली। इसलिए अब ये तो कठिन है, लेकिन अब मुझे ज्यादा रिपोर्टाज का मानते हैं। अच्छा सर, आपका जो साहित्य पढ़ते हैं उसमें गांव आता है, गांव की स्मृति है, माँ है, गांव की नदी है। तो अब आप रिटायर हो गए हैं, तो जैसे आप गांव को अब, और जो आपने जो जीवन जिया गांव में, जो बचपन बिताया था, उस गांव को और आज के गांव में क्या फर्क महसूस होता है? बहुत फर्क है। अच्छा। मतलब ये तो भूल जाओ आप, ये लोग कहते हैं हाँ भारत माता ग्राम वासिनी, मतलब वहाँ भी जैसे शहरी जटिलता है, वहाँ भी बड़ा जटिल हो गया संबंधों का, ये जमीनों का इतना हो गया। मतलब किसान मतलब जूझ रहे हैं, मतलब एक अलग तरह के किसान की पीड़ा, वो पीड़ा नहीं पहले थी। अच्छा, बदल गई पीड़ा के रूप बदल गए, और ज्यादा भयावह है मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि और वो भयावह इसलिए भी कि किसान को भी आपस में वही, जैसे प्रेमचंद के समय में भी था, और संबंधों में भी बदलाव आया। बदलाव इसलिए आया कि ये चीजें आ रही थी। अच्छा सर, समय हो गया काफी, हमारा जो निर्धारित टाइम था वो भी हो गया। मैं एक निजी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप चाहें तो उसका जवाब दें, अनिवार्यता नहीं है। अभी इस पेज पर जब पोस्टर बनाया था, तो ईश मधु तलवार ने आपके बारे में लिखा, मिलिए साधु लेखक से, संत लेखक से। नहीं, और उसके ठीक उल्टा कृष्ण कल्पित ने टिप्पणी की, कमेंट्स किया कि शैतान लेखक, ठीक है। और विनोद पदरज आपके बारे में लिखते हैं। ये तीनों आपके साथ में, इन्होंने आपकी साहित्यिक यात्रा को भी देखा, आप लोग साथ में पढ़े भी, और एक जो आपकी मित्रता है वो भी करीब करीब उस समय से बनी हुई है। तो विनोद पदरज की एक जगह उनकी टिप्पणी पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि डॉक्टर सत्यनारायण का जीवन और संसार एक ऐसा बिहड़ है जहां से अभी बहुत कुछ अच्छा आना बाकी है। तो ये बहुत कुछ अच्छा आना का जो इशारा है, टिप्पणी है, वो आप भी समझ सकते हो। तो ये क्या उपन्यास के बारे में कह रहे हैं या आत्मकथा के बारे में कह रहे हैं, इसके बारे में आप स्पष्ट करें। वो विनोद में कहते हैं, बार बार मुझे कहते हैं कि नहीं आपको आत्मकथा लिखनी चाहिए। और फिर जैसा कि मित्र कहते हैं संत, हालांकि मैं संत वंत करते ही नहीं हूँ, भीतर शैतान भी हूँ और भी होना चाहता हूँ और नहीं पाता हूँ, तो पता नहीं मिला जुला क्या है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे विनोद जो बियड, असल में मैं जब देखता हूँ, पलट कर देखता हूँ तो मैं कहाँ से आया, और आज भी मैं तो जूझ रहा हूँ चीजों से, चाहे गाँव हो, परिवार हो। तो मुझे लगता है कि झांककर या पीछे घूमकर देखता हूँ तो भयावह लगता है। तो मैं बराबर विनोद जी को भी कहता हूँ, तुम्हारा भी आग्रह रहता है कि कभी आप आत्मकथा लिखो। बिल्कुल सर। तो मैं जाता हूँ, नजदीक जाता हूँ, फिर घबरा के लौट आता हूँ। अब लिखी जाएगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश, पता नहीं लिखी जाएगी नहीं लिखी जाए, लेकिन जूझ रहा हूँ मैं, और नहीं लिख पाया। तो मैंने एक जरूर मैंने लिखा था, इसके पीछे खेड़ा उजड़ चुका है, उसको पढ़ के भी कई लोगों के मतलब प्रतिक्रियाएं आई कि आपको आत्मकथा लिखनी चाहिए। और मैंने कहा चाहिए तो पता नहीं, मुझे भी जीवन में क्या क्या मैं मुख्य धारा जीवन की मुख्य धारा में आना चाहता था, लेकिन अभी तक तो पकड़ लिए नहीं मिली जीवन की। 65 साल का हो गया, कह नहीं सकता कि कब लिखी जाए, कोशिश करूंगा। नहीं आनी चाहिए, क्यों वैसे आपका साहित्य अगर देखें ना, तो आपकी कहानी में, आपकी डायरी में, आपकी रिपोर्टाज में मोटा मोटा
आ चुका है, कई चीजों का आपने इशारे में कई को स्पष्ट रूप से आपने लोग मुझे ही तलाशते हैं तो वो चीजें आ चुकी। अच्छा सर, एक और सवाल कि आपके समय एक लेखक दूसरे लेखक खूब पत्र खूब लिखा करते थे। आपके मैंने कुछ पत्र पढ़े, रघुनंदन ने, लवलीन ने आपको पत्र लिखे, और राजा राम बहादुर के पत्र आपके पास, कृष्ण कपिल ने, विनोद भगत, ज्ञानरंजन जी ने, राजेंद्र यादव ने आपको पत्र लिखे, रजत कृष्ण के पत्र है, रजत के खूब है। तो अभी जो दौर है उसमें उन पत्रों की जो आपके समय का जो उपयोगिता है उसको आप कैसे देखें? असल में पत्रों का ये है कि हम आज भी उनको कभी भी निकाल के पढ़ सकते हैं, और फिर हमको उस स्थिति में या उस जीवन में उस समय में वापस चले जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इसी शहर में रहते हुए रघुनंदन ने एक बार जी के पोते के मृत्यु हो गई, हम गए थे और वो बड़ा बेचैन रहा, घर चला गया। रात को 2 बजे उसने मुझे पत्र लिखा, मतलब जोधपुर में रहते हुए यार मैं बड़ा बेचैन हूँ, अपन रात को पहुंचे, वो जी का वो कैलाश कबीर के पुत्र थे, वो ऐसी दुर्घटना कैसे भयावह है ये, एक माँ के लिए ज्यादा होता है। और असंधि यहीं रहते हुए पत्र लिख देते हैं कि कई दिन हो गए आप तो मिले नहीं। तो ये पत्रों का एक अपना होता है। ये राजाराम के खूब पत्र, जब हमारे पत्र जब पहली बार रांची नौकरी लगी, वहाँ गए तो इसके पत्र आते थे कि यार शिकायत आपसे यही था कि यहाँ एक रेड एंड व्हाइट सिगरेट नहीं है, अच्छा, और एक सत्यनारायण भी नहीं है, वो पत्र शायद अभी भी होगा। तो ऐसे ही पत्रों को पलट के देखते हैं। अब महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है उस समय को देखने के लिए, समझने के लिए। मैं क्या कहूँ इसका, नहीं, उस पे जो बात हुई रघुनंदन त्रिवेदी के, मैंने पत्रों को पढ़ा तो उसमें राजस्थान के साहित्य को, उस समय के समय है, उस समय का समय, राजाराम के पत्रों में भी उस समय के जो साहित्यिक कृष्ण के चिंताएं उसमें लिखी हुई। अच्छा सर, मैं कुछ कमेंट्स लेता हूँ पाठकों के। अमर दलपुरा पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी प्रिय लेखक कौन है? अब किसी एक का नाम लेना एक लेना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं जैसे बाहर तो मेरे काफ्का है और दोस्तोयेवस्की है और चेखव है, और यहाँ मेरे रेणु है, मतलब कहानीकारों में मतलब ज्ञानरंजन है, उदय प्रकाश है, निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा मतलब हालांकि मुझे कई बार तो ये तुम्हारी विचारधारा अगर मैं उनके इनसे भाषा का रचा सीखना चाहिए, और उदय प्रकाश हमारे समय के बड़े लेखक हैं। अच्छा सर, निर्मल वर्मा से याद आया, निर्मल वर्मा की भाषा से, कि आपकी भाषा के बारे में भी जो आपके लेखक के पाठक मित्र है वो ये कहा करते हैं कि सत्यनारायण ने भी निर्मल वर्मा की तरह अपनी भाषा को साधा है, या शब्दों को उस तरीके से परोड़ते हैं कि वो उनकी खुद की पेटेंट लगती है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि उसको पढ़ते हुए लगता है कि सत्यनारायण जी के। तो इसे किस तरीके से आपने साधा? नए लोगों के लिए ये बड़ी कोई विशेष वो नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें होती हैं जीवन के, कुछ पात्र को पकड़ते हैं और हम जब अभिव्यक्त करते हैं तो कुछ भाषा उनके इर्द गिर्द उसी भाषा की बनावट करने की कोशिश की है मैंने भी, सबको ही करनी चाहिए ताकि उसके मनस्थिति को हम पकड़ सकेंगे, किसी पात्र की मनस्थिति को या घटना को। एक राजपाल सिंह शेखावत का सवाल है, वो कह रहे हैं कि आप पत्रकारिता भी आपने पढ़ाई और पत्रकार भी रहे और आप लेखक भी है, तो साहित्य और पत्रकारिता इस दोनों के बीच में पूछा कि पत्रकारिता जो है उसका और साहित्य, इन दोनों की लाइंस किसकी ज्यादा है? नहीं, वो तो साहित्य की रहे। साहित्य असल में संवेदनात्मक इतिहास है और पत्रकारिता जो है ना तथ्यात्मकता है, और वो भी इतिहास ही कल की घटना को आप बताएगा, तात्कालिक है ये पत्रकारिता, तात्कालिक है, और वो संवेदनात्मक इतिहास है तो लंबा तो साहित्य ही रहेगा। अच्छा, 5 मिनट हमारे पास और है, अगर आपने ऐसे कोई सवाल सत्यनारायण जी से पूछना चाहें या हमने अभी तक जो बात की है उससे कोई आपके जहन में कोई सवाल उभरता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं सर से पूछूंगा। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो जो आपको लगता है कि इस वक्त सत्यनारायण जी से पूछा जाना चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे पास 5 मिनट है, हम 5 मिनट और ले लेंगे, 10 मिनट तक हमारे पास समय है। अच्छा, इस बीच ईश मधु तलवार ने, आप जब कहानी पर बात कर रहे थे, राजस्थान की कहानी पे, तो ईश मधु तलवार ने लिखा है कि गुलेरी का भी जन्म जयपुर में हुआ था। हाँ, मैंने नाम लिया गुलेरी जी का, और गुलेरी जी का मैंने नाम लिया ना, उनका समालोचन नाम का एक पेपर में निकाला था जयपुर से उन्होंने, और गुलेरी जी हमारे यहीं थे। और भी कई नाम हम भूल जाते हैं, जैसे एक हमारे मित्र थे, तलवार जी को पता है, श्याम लोट थे, बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं। एक अलग बात है किसी कारण छूट के, कुछ और भी नाम हो सकता है छूट गए होंगे। छत्तीसगढ़ से भास्कर चौधरी बेहतरीन कवि है और मेरे मित्र है, हमें अभी मिला भी उनसे। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 60 पार की कविताओं के बारे में आप कुछ कहें, क्योंकि हमने अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया, हमने कविता के बारे में बात नहीं की, आपकी कविताओं के बारे में। आपके 3 कविता संग्रह। हाँ, मेरे 3 कविता संग्रह है। तो आप 60 पार तक की कविताओं को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से कविताओं, अपनी कविताओं के बारे में बताएं। असल में कविताएं भी, जैसे मेरा पहला संग्रह तो एक तरह की डायरी का ही में से निकली हुई कविताएं हैं। वो डायरी में लिखता था, वो रघुनंदन ने कहा कि नहीं, इनको अलग निकाल के और इसकी वो मैं लिखूंगा, मैं कवर बनाऊंगा, और वो करके वो 60 पार की कविताओं की जहाँ तक बात है कि ऐसा कोई मुझे अचानक जब लगा कि लोगों ने कहा 60 के हो गए, अब क्या करोगे, ये क्या होगा, मैंने कहा होगा 60 का, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने अचानक स्मृतियों को टटोला, अपनी स्मृतियों को। तो मुझे लगा कि हम चाहे कितने ही 60 के हो जाएं, 65 के हो जाएं, कि हम स्मृतियों में तो जो घनीभूत स्मृतियां होती है ना, उन्हीं का पीछा करते हैं। जो 18 में थी, 18 में थी, तो उन स्मृतियों का पीछा करते हुए 60 तक चले आए। और 60 में मैंने लगा कि अब जीवन को मैं कैसे देखूं। तो मैं बैठे बैठे मुझे पाउलो कोएल्हो का ध्यान आया कि उन्होंने कहा कि जब वो 60 के हुए, तो उन्होंने अपने 6 पाठकों को बुलाया। अच्छा, किसी द्वीप पे गए, होटल में, वो उनके साथ रहे। मैंने कहा कि मैंने भी ऐसे कुछ सोचा, मैं एक दिन बाहर चला गया, और मैंने कहा यार कम से कम 6 पाठ तो कहाँ से लाऊं, कुछ मेरा आया नहीं। मैं 6 दिन एक अज्ञात जगह चला गया, एक जगह मेरी प्रिय होटल जहाँ चला गया, और वहीं बैठे बैठे मुझे लगा कि क्या हुआ, जीवन गया आया। फिर मुझे लगा नहीं, गया नहीं है। तो फिर मैंने वो स्मृतियों को ध्यान करके वो 60 पार की कविताएं लिखी। उसमें 18 की गूंज गंध कह लो, और 60 की तो है ही। विजय सिंह नाटा पूछ रहे हैं आपसे कि क्या कहानी यथार्थ होती है या यथार्थ का प्रतिबिंबन? असल में प्रतिबिंबन शब्द तो क्या कहूँ, यथार्थाभास कह लो आप। यथार्थ से उठाई हुई तो होगी कहानी। कहानी जीवन का ही तो एक हम कह रहे हैं, हमारे आसपास की चीजें हैं, जीवन को ही तो हम लेके अभिव्यक्त करते हैं कहानी के माध्यम से। एक तरह का यथार्थ तो होता ही होता है, और प्रतिबिंब क्या। ठीक है सर। इतिश व्यास ने बहुत जरूरी चीज याद दिलाई है। उन्होंने कहा, नहीं तो आप तैयार रहना, उन्होंने कहा सत्यनारायण जी ने हसन जमाल का नाम प्रिय लेखकों में लिया या नहीं? माधव जी, तुम ये कहोगे पूरा पढ़ो भी पता चल जाएगा। हसन जी तो है ही, हसन जी तो हमारे लिए लिया ही है। हसन जी तो है, हसन जी अभी की तो हमारे पुरोदा आलम साहब खान हसन जी, ये पहले आप ले चुका। ठीक है सर। आपके एक और पाठक है जो लखनऊ में, आशीष सिंह। अच्छा, हाँ, उन्होंने एक सवाल पूछा है। आशीष सिंह जी पूछ रहे हैं आपसे कि सत्यनारायण जी कहानी, कविता, रिपोर्टाज आदि में सबसे ज्यादा बेहतर किस विधा में अपने को बेहतर तरीके से व्यक्त करते हुए सुकून पाते हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में आशीष जी बड़ा कठिन है इसका जवाब देना, क्योंकि हम सभी में अपने अंश होते हैं कहीं न कहीं। मतलब मुझे सभी में अपने ही अंश होते हैं, तो सभी में मुझे अच्छा लगता है। विशेष रूप से तो मुझे डायरी है, कहानी है, रिपोर्टाज नहीं लगता है। कविता मुझे बड़ा जटिल इसका उत्तर देना, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ हमें अपने को मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक राजेंद्र देथा पूछ रहे हैं आपसे, एक सवाल पूछ रहे हैं कि इतना सब कुछ अच्छा लिखा आपने, और जब आपसे कोई पाठक कहता है
कि सर फला लिखा हुआ आपका पढ़ा, तो आपका जवाब होता है अरे मैं तो ऐसे ही टोरे मारता रहता हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? असल में ये इसलिए भी है कि कितना कुछ है अभी जो वैसे अनदेखा है या जो छूट गया, मेरे अपने के लिए ही कहूँगा, मैं सबके लिए तो कहा, इसलिए मुझे लगता है कि अभी कितना कुछ है जो अनदेखा रह गया, अनलिखा रह गया, इसलिए लगता है कि ये अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है, एक तड़प है, एक बेचैनी है उसको। ये हम हमारे जैसे नए लेखकों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। अच्छा सर, एक सवाल है, ज्ञान सिंह चौहान है, वो पूछ रहे कि नए युवा लेखकों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहो? नहीं, संदेश तो इसलिए नहीं देना चाहता कि मैं तो खुद ही अपने को सीख रहा हूँ, जैसे कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कितनी चीजें नयों से सीखने की मुझे, और लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि मेरे तो सब मित्र की तरह ही होते हैं, कि हमारा जो समय है और इस समय की जो जटिलताएं, जो हिंसक समाज होता जा रहा है हमारा, उसको वो पकड़ने की कोशिश करें और संवेदना बनाए रखें, बचाए रखें अपने जीवन में भी और साहित्य में। एक सवाल किरण राजपूत नीतीला का है, वो पूछ रही है कि ये कब तय कर पाते हैं कि ये बात कहानी, कविता या रिपोर्टाज का रूप लेगी? असल में ये मेरे पात्रों के ऊपर, ये घटना पे भी निर्भर करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि मत्ती चीजें ज्यादा है, कहानी क्या है कि कहानी कोई बड़ी चीज मुझसे लिखी भी नहीं जाती, कई लोग कहते हैं, सवाई सिंह जी कहते हैं तुम्हें उपन्यास लिखना थी, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी तो मैं रिपोर्टाज में अपने को ज्यादा अभिव्यक्त कर पाता हूँ, उस कैरेक्टर को मैं ऐसे मतलब पूरा रम जाता हूँ, तो मैं फिर वह कहानी का बड़ा एक अनुशासन होता है। बिल्कुल सर। तो इसलिए घटनाएं वटनाएं वो नहीं कर पाता। अब फारूक आफरीदी सर पूछ रहे हैं जयपुर से आपसे कि आज के कठिन समय में क्या साहित्यकार अपनी भूमिका शिद्दत से निभा पा रहा है, अगर नहीं तो क्यों? असल में मैं औरों के लिए तो क्या कहूँगा, तो मैं मेरे लिए कह सकता हूँ कि वाकई बहुत चीजें हैं जो साहित्य के सामने चुनौती की तरह खड़ी हैं, और मैं खुद भी जूझता हूँ। मैं लगातार, अभी कोरोना भी आ गया, मैंने तो योजना बनाई थी बस्तर जाने की पूरा 1 महीने की, और मैंने एक मित्र को वहां कह भी दिया, मेरी सारी व्यवस्था के हम सब कर देंगे, तुम आ जाओ। तो हमें उन चीजों से, जो फारूक साहब ने कहा, ये अच्छा सवाल है, तो उन चीजों से जूझते हुए, मतलब अभी तो बहुत चीजें हैं, हमेशा ही रहेगी। बिल्कुल सर। सर कमलेश तिवारी जो जोधपुर से हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे कि कहानी में लेखकीय दखल को आप कैसे देखते हैं? ये लेखकीय दखल मतलब मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार लेखक इतना अभी हो जाता है कि कहानी दब सी जाती है, वो दब कहानी में रहकर लेखक का अपना विचार या अपना वक्तव्य हो जाती है, ये नहीं होना। ठीक है सर। कई लोगों की फरमाइश आई है, रूपा सिंह की और आशीष सिंह की, सोनू चौधरी की और लोगों की भी, कि हो सके तो सत्यनारायण जी अंत में अपनी कुछ कविताएं सुनाएं, पर ये संभव नहीं है, समय भी हो गया है। समय हो गया है और मुझे याद भी नहीं रहती है, लेकिन दो तीन क्या मुझे याद हो वो सुना। और याद पे कुछ कविता है, एक तो सुनाता हूँ। पत्ते हिले, कबूतर ने पंख फड़फड़ाए, पत्ते हिले, कबूतर ने पंख फड़फड़ाए, मेरी भी आंख फड़की, क्या तुमने याद किया? याद के लेके है, एक याद भी है, जो भूकंप आया था, तो भूकंप सब अपने जीवन में कैसे देखते हैं, और मैं कैसे देखता हूँ। कल रात धरती हिली, भूकंप आया था तब लिखी मैंने, कल रात धरती हिली, क्या तुम फिर उदास हुई? क्या तुम फिर उदास हुई? और एक है कविता, ये तो सब भी सुने हुए, बची रहेगी अभी ये धरती, क्योंकि इस पर तुम टहलती हो। एक अकाल पे मेरी कुछ है, माँ को लेके काफी है। अखबार में पढ़ा,
अखबार में पढ़ा, गांव में अकाल पड़ा है, अपने हथेलियां फैला कर देखी, माँ उदास खड़ी है। तो धन्यवाद। ठीक है सर, अब इस समय भी हो गया, हमारा 5 मिनट ऊपर हो गए। ये था डॉक्टर सत्यनारायण के साथ एक संवाद जिसमें हमने डॉक्टर सत्यनारायण जी से हमारे आज के समय की चिंताओं को, हमारे आज के समय के जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं उस पर बात की। इसके साथ साथ हमने जो हमारा जो समकालीन साहित्य है उस पर बात की। साथ ही हमने सत्यनारायण जी से उनका जो रचना संसार है, उनकी जो रचना प्रक्रिया है उसको भी हमने जानने की कोशिश की। साथ साथ में आपके जो सवाल थे उनके भी सत्यनारायण जी ने जवाब दिए और अपनी फरमाइश भी आपकी पूरी की। तो मैं सत्यनारायण जी से कहूँगा कि आप अंत में। धन्यवाद माधव, धन्यवाद। और धन्यवाद और आभार सभी मित्रों का जिन्होंने सुना और ये सवाल पूछे। तो मुझे लगा कि जैसे सामने बैठे हैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब एहसास कर पा रहा हूँ, छू नहीं पा रहा हूँ, उनको महसूस कर रहा हूँ अपने भीतर। तो आप सबका आभार। और तलवार जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, मतलब वो तो मेरे मित्र भी हैं। और तलवार जी जब जयपुर था तो अलवर से हम लोग मिलने आ जाते थे, कई बार ऐसे ही कहते रहे तलवार जी याद आ रहे थे। तो प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम से इन्होंने मुझे मंच उपलब्ध कराया और ये तो मेरा अपना परिवार ही है प्रगतिशील लेखक संघ तो, लेकिन फिर भी एक औपचारिक रूप से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आभार प्रगतिशील लेखक संघ का, तलवार जी का, ऋतुराज जी का और सभी साथियों का जिन्होंने मुझे उपलब्ध कराया मंच और मुझे सुना। धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरी चर्चा को सुना और उसमें पूरी भागीदारी आपने दिखाई, सवाल पूछे। और राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर सत्यनारायण जी का भी राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया और एक महत्वपूर्ण हमने बात की। और मैं व्यक्तिगत तौर से राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ और उसके उनके पदाधिकारियों का भी आभारी हूँ कि ये इतनी महत्वपूर्ण बात और डॉक्टर सत्यनारायण जी से बात करने का मौका मुझे दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।